नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 41वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं उस प्रश्न के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने बस उस विशेष एक कोशिका यानी कि सिंगल सेल के बारे में बताया था। क्या इस पॉलीमॉर्फस डाइनोफ्लैगलेट में नारंगी ऊर्जा केंद्र है? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे डॉन ने जो सवाल किया था ना, उन्होंने ये पूछा था कि क्या हमारे जो सिंगल सेल, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं, उनके अंदर ये वाला, ये नारंगी रंग का ये जो है, ये वाली क्या कहते हैं, इस तरीके के फोटॉन्स भी हैं उसके अंदर? तो रा ने कहा हाँ, सही है। फिर डॉन कहते हैं, क्या यह ऊर्जा केंद्र बहुत छोटे पैमाने पर इंसानों के नारंगी ऊर्जा केंद्र से संबंधित है? तो रा कहते हैं, इस ऊर्जा केंद्र का असली रंग ठीक वही होता है। हालांकि दूसरी घनत्वता की चेतना की शुरुआत प्राचीन यानी प्रिमिटिव है, और नारंगी किरण का उपयोग खुद को व्यक्त करने तक ही सीमित है, जिसे गति करने और जीवित रहने, सर्वाइवल के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, वो वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, होते तो ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे अंदर हैं सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इन तरंगों के अंदर ये फोटॉन्स ही बने हुए हैं, फोटॉन्स के तरंगे हैं सारी की सारी। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर होंगे तो सारे, लेकिन जो सेकंड डेंसिटी है, सेकंड डेंसिटी का मतलब हो गया जिसके अंदर अपने आप को जानने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, तो उसके अंदर सर्वाइवल, जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सर्वाइवल और ये सारी चीज़ें लगभग उसी के अंदर चल रही होती हैं, और इसमें हम एक दूसरे के साथ अपने आप को व्यक्त कर रहे होते हैं। अब ये केवल हम नहीं, ये जानवरों के अंदर भी होता है। जानवर भी तो एक दूसरे के साथ व्यक्त कर रहे होते हैं अपने आप को, मतलब बातें कर रहे होते हैं, या जैसे भी उनकी अब आंखों आंखों में बात हो, या वो भी तो टेलीपैथी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, आपस में बात कर लेते हैं। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सेकेंड डेंसिटी में तो इसी तरीके से चलता है काम। फिर वो कहते हैं, तीसरी घनत्वता में इस समय वह लोग जो नारंगी किरण से चिपके हुए हैं, उनमें विकृतियों की एक अधिक जटिल प्रणाली होती है, जिसके माध्यम से नारंगी किरण मैनिफेस्ट होता है। यह कुछ जटिल है, हम इसे सरल करने का प्रयास करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग तुम्हारे धरती पर ऐसे हैं जिनका बिहेवियर एनिमलिस्टिक है, यानी जानवरों जैसा बिहेवियर है। जो इनके साथ ऐसे चिपके हुए हैं ना, ये उनके लिए इस तरीके का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। उनकी ज़िंदगी में जो उनकी सोच चल रही होती है ना, उसकी वजह से, क्योंकि वो नारंगी किरण की सोच में फंसे हुए हैं आज भी, तो इस वजह से उनकी ज़िंदगियों में जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं वो इसी के कारण हो रही होती हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने अपना नारंगी किरण छोड़ा नहीं है। मतलब उन्होंने अपना ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये क्या कहते हैं आपका, ये वाले फोटॉन, नारंगी फोटॉन्स है ना, इनका बिहेवियर उन्होंने छोड़ा नहीं है, अभी भी इसी से ही चिपके हुए हैं। फिर वो आगे कहते हैं, तीसरी घनत्वता के लिए उचित असली रंग, जैसा कि आपने पता लगाया है, पीला है। हालांकि असली रंग हरे का असर पीले किरण के व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। इसके कारण कई व्यक्ति दूसरों या हरे किरण का विचार करके आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उन्होंने कहा जो थर्ड डेंसिटी का असली कलर है ना, थर्ड डेंसिटी का असली कलर है ये येलो वाला, ठीक है। और येलो कलर के अंदर आपको पता ही है, समाज और ये सारी चीज़ें, ज़िंदगी जीना, इससे मिलना, दोस्त रिश्तेदारी और रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें चलती हैं उसके अंदर। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में तो देखो, थर्ड डेंसिटी का पीला है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अब हरे रंग का टिंज भी आ गया है। मतलब क्योंकि हरी घनत्वता एक्टिवेट हो गई ना, यानी अब जो वो क्या कहते हैं फोटॉन्स हैं, वो हरे वाले होने शुरू हो रहे हैं। अभी उनमें भी कुछ ये वाले नारंगी वाले भी, पीले वाले भी, वो भी हैं पीछे से, लाल वाले भी हैं, वो भी चल रहे हैं पीछे से।
तो ये डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर जाए किस व्यक्ति के लिए, और ये आधारित है उसकी सोच पर कि वो अपने आप को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। इसमें उन्होंने एक चीज़ कही है कि ये जो अभी ऊपर से हरे रंग का जो अभी इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है, इसकी वजह से हो ये रहा है कि लोगों को हरे की तरफ, क्योंकि उन्हें अब दूसरों के साथ प्रेम प्यार और इन सब चीज़ों की दिशा में निकलना चाहिए था, लेकिन हो उल्टा रहा है क्योंकि कंपनता भी बढ़ती चली जा रही है ना, तो उसकी वजह से ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं। या तो इस एनिमलिस्टिक बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं, या अभी भी अपने समाज और ये सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं, वो आगे निकल के नहीं जा रहे हैं। मतलब समाज वमाज चलो ठीक है, लेकिन प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ आगे निकलना, दूसरों की सेवा करना, इस रास्ते को अभी भी चुन नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इन सब चीज़ों के अंदर फंस के रह गए हैं वो। फिर वो आगे कहते हैं, इसे नेगेटिव झुकाव वाली प्रकृति के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्ति पीली रे ऊर्जाओं के समूहों को गहराई से मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत गहनता से काम करता है। विशेष रूप से वो दूसरे खुद की सेवा वाले व्यक्तियों के साथ हेर फेर करता है। नारंगी किरण की ओर लौटने वाले, और हम जोड़ना चाहते हैं कि इस समय आपके ग्रह में ऐसे बहुत से लोग हैं जो असली हरे रंग की कंपनता महसूस करते हैं, और इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप वो सरकारी और सामाजिक गतिविधियों को नकारते हैं और एक बार फिर खुद की तलाश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो तीन बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग, जो लोग पीली ऊर्जा में यानी जो तीसरी घनत्वता की ऊर्जा में फंस जाते हैं ना, वो दूसरों के साथ हेर फेर करते हैं, यानी उन्हें मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो अपने बड़े बड़े गुट बना सकें। और विशेष रूप से उन्होंने यहाँ पे कहा कि वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो खुद की सेवा वाले रास्ते पर चलें, यानी अपना अपना सोचना और दूसरे जाए भाड़ में, इस तरीके की सोच वाले लोगों को ही अपने गुट में बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए वो दूसरों को लालच देते हैं कि भाई तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसके अंदर भी एक मैं की एक आदत डाल देना, ठीक है, कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, क्योंकि वो तो पहली सर्वाइवल की स्टेट में। अब जब वो सर्वाइवल की स्टेट में है, उसको कोई ये कह दे कि भाई मैं तेरे को ये दे दूंगा, तेरे को वो दे दूंगा, वो तो उसी के अंदर ही फंसा रहेगा। तो एक तरीके से वो आगे नहीं बढ़ा, वो फंस गया वहाँ पर, ठीक है। ये हुआ येलो रे के केस में। नारंगी रे के केस में वो ये कह रहे हैं, नारंगी ये वाला जो होता है ना, इसमें जानवरों जैसा बर्ताव भी होता है, ठीक है ना, सेकेंड डेंसिटी का है ये। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके के लोग जो होते हैं, उनके जैसे क्रिमिनल बिहेवियर हो गए, इस तरीके की चीज़ें हो गई, तो वो एक जानवर का वो होता है ना, जिस तरीके का स्वभाव वैसा दर्शाता है वो, इसीलिए क्योंकि अभी भी उनकी जो कंपनता है, उनके जो फोटॉन्स है ना, वो इसी दिशा के अंदर घूम रहे हैं। और इसका कारण है इन दोनों ही केसेस में देख लीजिए, और तीसरा केस भी जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तीनों ही केस में उनके जो फोटॉन्स है ना, वो उनको प्रॉपरली रिसीव नहीं कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी सोच। जब तक वो अपनी सोच का इस्तेमाल करके खुद को आगे प्रोग्रेस नहीं कराएंगे ना, वो ये अगली घनत्वता में एंटर नहीं कर सकते। और इसी वजह से राह ने कहा था कि बहुत सारे लोग तुम्हारे ग्रह पर रिपीट करेंगे। और फिर इसमें उन्होंने आगे कहा, जो लोग हरी कंपनता महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, वो इस तरीके के सरकारी गुटों में, यानी इनकी सरकारी जो पार्टियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हर पूरे ग्रह की अगर बात करें तो कह रहे उनका हिस्सा बनना भी पसंद नहीं करेंगे, और ना ही किसी तरीके की सामाजिक गतिविधि के अंदर वो जाएंगे। जैसे बड़े बड़े गुट होते हैं, इनका हिस्सा बनना, ये करना वो करना, वो इतना पसंद नहीं करते हैं। वो एक बार फिर से खुद की तलाश करते हैं, यानी खुद को जानने के लिए निकलते हैं। और जब वो खुद को जानने के लिए निकलते हैं ना, तब ही उनको ये एक का ज्ञान समझ में आना शुरू होता है कि हाँ भाई, पहले मैं जानूँ तो सही कि मुझे करना क्या है। मेरी इस धरती के ऊपर काम पैदा हुआ हूँ, तो ऐसी थोड़ी ना खा पी के जिंदा हुआ, फिर पैदा हुआ, फिर वही दिनचर्या चली, और फिर वही सारे काम किए और फिर मर गया, ऐसे थोड़ी ना। इसलिए वो इस तरीके के सवाल उनके दिमाग में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर धीरे धीरे इस हरी वाली कंपनता की तरफ अपना झुकाव करना शुरू कर देते हैं, यानी दूसरों से प्रेम और दूसरों से प्यार और दूसरों के साथ एक लगाव, और उनके साथ उनकी सेवा करते हुए, यानी उनकी मदद करते हुए उनको भी आगे निकालना और खुद भी आगे निकलना। फिर वो आगे कहते हैं, हालांकि पीली किरण ठीक से विकसित नहीं होती है, जो कि व्यक्ति की व्यक्तिगत कंपनता से उसकी दरों को संतुलित करता है, जिस कारण व्यक्ति को अपने पर कार्य करके इसे सक्रिय करना और खुद को संतुलित करना पड़ता है। इस प्रकार इस स्थान समय के बंधन में नारंगी किरण मैनिफेस्ट हो जाता है। तो देखा, उन्होंने यही कहा
कि ये जो येलो वाली जो रे है ना, इसके अंदर वो जब फंस जाते हैं तो वो अपने आप का संतुलन नहीं बना पाते, क्योंकि वो तो एक दिशा में बह गए। ये तो बहाव ही हुआ ना कि आप एक गुट का हिस्सा बने, आप उसी गुट के बारे में सोच रहे हो और उसी गुट के लिए जो काम करना है वो करे चले जा रहे हो। अब उसमें अपना फ़ायदा भी देख रहे हो सकता है आप ये भी देख रहे हो दूसरे का फ़ायदा हो, लेकिन कोई किसी ना किसी मोटिव, किसी ना किसी लालच की वजह से आप उस दिशा में जा रहे हो, तो आप बह गए उसके अंदर, जबकि आपको संतुलन बनाना था। और जब वो संतुलन नहीं बन पाता है ना, तो धीरे 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 ये आपके ऊपर हावी होने लग जाता है। नारंगी, ये जो पीली किरण है हावी होने लग जाती है, और जो पीछे से नारंगी किरण होती है, आप धीरे धीरे आगे जाने की बजाय, हरे वाले के जाने के बजाय उल्टी दिशा में निकल जाते हो, क्योंकि लालच इतना बढ़ जाएगा आपके अंदर कि आप उस चीज़ को पाने के लिए इस दिशा में भी, नारंगी वाली वो जैसे जानवरों वाला बिहेवियर होता है, उसके अंदर भी उस दिशा में भी पहुंच सकते हो आप। ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से इस तरीके का होता है, और इसी वजह से ये नारंगी किरण मैनिफेस्ट होती है। ठीक है ना। फिर वो आगे कहते हैं, इस प्रकार असली रंग नारंगी वह है जो बिना किसी विभाजन का है, हालांकि इसका या किसी भी अन्य किरण का मैनिफेस्टेशन मन, शरीर या व्यक्ति की कंपनता के स्तरों और संतुलन के आधार पर अलग अलग रूप में देखी जा सकती है, जो इन ऊर्जाओं को व्यक्त करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें भी तुम देखोगे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे तुम्हें। वो कह रहे हैं कि ये जो नारंगी किरण होती है ना, ये बिना किसी विभाजन की है, ये प्योरली सर्वाइवल, लालच और इन सब चीज़ों के ऊपर की बेस्ड है। इसके अंदर कोई विभाजन नहीं है, ये तो एक ही दिशा देखती है और एक ही दिशा में चलती है, और इसके कारण उनके अंदर संतुलन भी नहीं होता है। ठीक है। और संतुलन ना होने के कारण, क्योंकि ये किसी के अंदर ज़्यादा तेज़ी से कांप रही होगी, किसी के अंदर कम तेज़ी से कांप रही होगी, यानी किसी के दिमाग में, सोच में ज़्यादा है झुकाव इस तरीके का, या किसी के दिमाग में हल्का सा कम है। इस वजह से उस तरीके के व्यक्तियों के, अगर आप स्थान समय की बात करें, यानी इस ग्रह की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके के व्यक्तियों के अंदर भी तुम डिफरेंसेस देखोगे। कोई ज़्यादा होगा लालची या इस तरीके का, या इस तरीके का एनिमलिस्टिक बिहेवियर किसी का ज़्यादा होगा या किसी का कम होगा। कोई साइकोपैथ हो सकता है बिल्कुल, कोई कम साइकोपैथ हो सकता है, कोई बिल्कुल केवल लालच है उसका, वो उतना ही उसके लिए हो जाए, उतना ही उसके लिए बहुत है। तो इस तरीके की चीज़ों में व्यक्ति फंस जाता है और संतुलन नहीं बन पाता, तो वो इस हरे चक्र के अंदर ना एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि भाई अगली घनत्वता तो प्रेम और रोशनी की है। उसके लिए ये प्रेम और ये रोशनी, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि रानी कहा है कि ये प्रेम और अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी घनत्वता नहीं है, ये तो अभी आ रही है पीछे से चल के। तुम जितना अपना झुकाव इसकी दिशा में बनाते जाओगे ना, तो ही तुम एंटर कर पाओगे इसके अंदर, वरना तुम भी रिपीट कर जाओगे, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे इसके अंदर। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या आप मुझे सबसे सरल और पहले व्यक्ति बता सकते हैं जिसमें दोनों नारंगी और पीली किरण ऊर्जा केंद्र हो? तो राय इसका जवाब देते हैं, आपके ग्रह पर पीली किरण का पहला अनुभव करने वाले वो पशु और पेड़ पौधे हैं जिन्होंने प्रेम क्रिया के तरीकों के द्वारा प्रजनन की आवश्यकता को समझा, या वे लोग जो जिंदा रहने और विकास के लिए किसी न किसी रूप में दूसरों पर निर्भर होना आवश्यक समझते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर भी राय ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ये देखो, पीली किरण के अंदर जितने भी होंगे ना, ये जो हमारे पेड़ पौधे पशु हैं, उन्होंने भी प्रेम क्रिया का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा करना और इन सारी चीज़ों का उन्होंने आवश्यकता को समझा, और इसी के अंदर है वो उनको लगता है कि ये बच्चे पैदा करना और ये सारी चीज़ें करना, ये एक नेसेसरी एक्टिविटी है उनके लिए भी, मतलब पीली में। और यही इंसानों को भी लगता है कि भाई ये ज़रूरी है बच्चे पैदा करना और ये सारी चीज़ें, उनको लगता है अदरवाइज़ खालीपन रहेगा या अकेलापन रहेगा। इस वजह से ये, क्योंकि वो पीली इसमें है ना, पीली घनत्वता में है ना, अभी इसी के अंदर ही सोच रहे हैं, तो इस वजह से इस तरीके की सोच उत्पन्न हो जाती है और वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर वो अकेले होंगे तभी तो अपने बारे में सोचेंगे, जब वो अकेले हैं ही नहीं तो अपने बारे में सोचेंगे कैसे। फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसे भी हैं लोग जो जिंदा रहने के लिए और विकास के लिए दूसरों पर निर्भर होना आवश्यक समझते हैं, यानी कि एक तरीके से पैसे के ऊपर निर्भर होना या दूसरों के ऊपर निर्भर होना कि भाई मुझे ज़िंदा रहना, इस व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है मेरे जीवन में, यानी कि शादी कर ली, ये कर ली, भाई कोई ना कोई होना चाहिए, तभी जाके तुम अपने विकास और अपना ज़िंदा रह पाओगे। तो इस तरीके की सोच, यहाँ पे सोच को दर्शा रहे हैं इस तरीके की सोच जो है ये पीली वाली सोच है, पीली वाली किरण की सोच है। इसका मूल कारण ये पीली किरण ही है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, और फिर कौन सी व्यक्ति सबसे सरल होंगे जिसमें लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग की सक्रियता होगी, मतलब चारों जिसके अंदर बैलेंस्ड हो? तो राय इसका जवाब देते हैं, यह जानकारी पिछले सत्र
35.1 में बताया गया है। शायद आपके सवाल को सरल बनाने के लिए हम फिर बताते हैं। प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को तीसरी घनत्वता में संभावित रूप से सक्रिय देखा जा सकता है। दूसरी घनत्वता के अंतिम पड़ाव वाले व्यक्तियों में ये क्षमता होती है। यदि वे अपनी कंपनता के अनुभव का ठीक से इस्तेमाल करें तो उनका ग्रीन रे ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो पीली में जो कांप रहे होते हैं ना, जो मतलब इस धरती के बनाए हुए तरीकों में और जो सामाजिक तरीके हैं, इन सब चीज़ों को जानते हुए भी इनके अंदर अगर संतुलन बना ले किसी तरीके से, और दूसरों की प्रेम और दूसरों से प्रेम और उनके साथ उनकी सेवा और उनकी मदद के रास्ते पर निकले, तो उनका ग्रीन रे एक्टिवेट हो सकता है। और ये ग्रीन रे एक्टिवेशन ही ज़रूरी है अगली घनत्वता में जाने के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, रहेंगे तो सारे चक्र सबके अंदर, लेकिन एक्टिवेट सबको करने पड़ेंगे। अगर किसी ने एक्टिवेट नहीं किए तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर वो आगे नहीं निकल सकता। और ये उसको संतुलन बना के जानबूझ के करना है। ऐसा ना हो कि वो बस इमोशंस में बह के कर रहा हो दूसरों के लिए। इमोशंस में बह के ये हो सकता है कि भाई वो किसी और घनत्वता से वॉन्डरर बन के यहाँ पर आया हो तो इसलिए ऐसा कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर भी एक वॉन्डरर भी होगा ना, उसको भी संतुलन बना के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बह जाएगा किसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें उनको जानबूझ के करनी पड़ती हैं और एक संतुलन बना के अपने ये चौथी घनत्वता के चक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है, खुद जानबूझ के। फिर वो आगे कहते हैं, तीसरी घनत्वता के जीव में पूर्ण आत्मा जागरूकता की क्षमता है। इस प्रकार सभी ऊर्जा केंद्रों को थोड़ा थोड़ा सक्रिय किया जा सकता है। चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता वे हैं जिनमें ऊपर के ऊर्जा केंद्रों को बेहतर बनाया जाता है। सातवीं घनत्वता पूर्णता की घनत्वता है और वहाँ सब ऐसी जगह आगे बढ़ते हैं जहाँ समय की कोई सीमा नहीं होती है, यानी टाइमलेसनेस, और सब हमेशा के लिए स्थायी, फॉरएवरनेस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो, तीसरी घनत्वता में तो सबके अंदर ये है, सारे के सारे जो ऊर्जा केंद्र हैं उनके अंदर सबका ओपन है ये। अब चाहो तो एक्टिवेट कर लो, नहीं चाहो तो मत करो। और उसके उन्होंने ये कहा है, चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता वो हैं जहाँ पर ऊपर के ऊर्जा केंद्र यानी हरा, आपका नीला, इंडिगो, इनका इस्तेमाल होगा वहाँ पर। ठीक है, तो जब इनका इस्तेमाल आप करते करते आगे जाओगे ना, सातवीं घनत्वता में जब आप पहुँचोगे, यानी कि सातवीं घनत्वता हो गई जब आप इस गैलेक्टिक सेंटर में पहुँच जाओगे, तब आपके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं टाइमलेसनेस की स्टेट में चली जाती हैं और आप फॉरएवरनेस में चले जाते हो, यानी आप अमर हो जाते हो एक तरीके से इसके अंदर जाके। अब आप प्योर रोशनी बन चुके हो और कुछ नहीं हो, अब आप प्योर रोशनी हो। और टाइमलेसनेस की स्टेट उन्होंने इसलिए कही क्योंकि अब यहाँ से इस गैलेक्टिक सेंटर से बैठे बैठे आप इस पूरी गैलेक्सी में किस ग्रह पे क्या चल रहा है, इन सब की जानकारियाँ आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो बेसिकली आपको ऐसे सेपरेट अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे अनुभव ही एक जगह पर ले रहे हो, तो आप दूसरों के भी और अपने भी सारे अनुभव एक जगह पे चल रहे होते हैं। टाइमलेसनेस आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को कि आपके सामने एक ऐसा टीवी है जिसमें सारी फिल्में एक साथ चल गई, हर व्यक्ति की फिल्म, जिंदगी की फिल्म आप एक साथ देख पा रहे हो और उसको देखकर आप अनुभव ले रहे हो पूरा बैठ के आराम से। टीवी देखते हैं हम लोग, फिल्में देखते हैं, कर क्या रहे होते हैं हम लोग? अनुभवी तो ले रहे होते हैं, वो भी तो अनुभवी है अपने आप में, उससे भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। उसकी वजह से भी कई लोगों का झुकाव बन जाता है जब हम टीवी देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। आप नोटिस करोगे जैसी चीज़ें आप देख रहे होगे उस तरीके का आपका झुकाव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपके दिमाग पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ गैलेक्टिक सेंटर में जाने के बाद अब आप सबके अनुभव ले सकते हो, यानी कि सारे टीवी चैनल एक साथ ही चलेंगे अब आपकी आंख के सामने और अब आप सारे बैठ के सबका अनुभव लो। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, ठीक है, तो क्या एक जानवर जो कि दूसरी घनत्वता में है उसमें सारे ऊर्जा केंद्र होते हैं लेकिन सक्रिय नहीं हुए हैं? तो रा कहते हैं हाँ, यह बिल्कुल सही है। तो देखा, उन्होंने जानवर के बारे में भी बता दिया। उन्होंने कहा इसका मतलब जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी सारे ऊर्जा केंद्र होते हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए होते। जैसे जैसे वो अपने अनुभव करते करते आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो एक्टिवेट होते चले जाएंगे। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, अब दूसरी घनत्वता में जानवर रोशनी से बने होते हैं जैसे कि सारी ही चीज़ें बनी होती हैं। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोशनी जिससे जानवर के विभिन्न शरीरों बनते हैं, इसका संबंध कैसे उन ऊर्जा केंद्रों से है जो सक्रिय हैं और जो सक्रिय नहीं हैं, और यह कैसे
लोगोस के साथ जुड़ा हुआ है? यह सवाल पूछना थोड़ा कठिन है। क्या आप मुझे उस पर किसी प्रकार का उत्तर दे सकते हैं? तो सवाल तो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं इसका मतलब जानवर भी जो बने हुए हैं उन पर भी तो ये फोटॉन्स और ये सारी रोशनी के बने हुए हैं, वो उनके ऊपर भी ये इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, और हर चीज़ के ऊपर ये इसी तरीके से बनती है। तो ये सारा होलोग्राफिक चल रहा है एक तरीके से। ठीक है ना, जैसे एक मूवी के अंदर एक होलोग्राफिक फिल्म सी चल रही होती है और उनके अलग अलग तरीके के शरीर भी बने होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब उनके ये जो ऊर्जा केंद्र हैं जब बने तो वो फोटॉन से हैं, तो उनके अंदर कैसे एक्टिवेटेड है कुछ, और कुछ एक्टिवेटेड नहीं है, और ये लोगोस से यानी हमारे गैलेक्टिक सेंटर से कैसे जुड़ा हुआ है? रा इसका जवाब देते हैं, इस जवाब से आपकी सोच विकास क्रम के किसी भी यांत्रिक दृष्टिकोण की तरफ मुड़ सकती है। यानी कि आप इसे यांत्रिक तरीके से ना सोचें। हर विकसित होने वाले व्यक्ति के अंदर लोगोस ने अपनी इच्छा से अपनी ठहरी हुई ऊर्जा को रखा है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति विकसित होता है तब ये उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो कितनी जल्दी और बारीकी से अपने सारे ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय और संतुलित करके अपने विकास के दर को तेज करता है या करती है। तो दोस्तों बड़ा सही जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखो, अगर हमने तुम्हें स्पेसिफिक जवाब दिया इसका तो तुम उसी दिशा के अंदर सोचने लग जाओगे और तुम्हारा झुकाव वहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए उसका जवाब तो हम देंगे नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा। उन्होंने फिर ये कहा, तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये जो लोगोज हैं ना, हमारे ये जो गैलेक्टिक सेंटर हैं, इन्होंने ब्लूप्रिंट तो हर चीज़ का बनाया हुआ है और सबके ऊपर रोशनी भी जा रही है। वो हमें रोशनी देते हैं, हम उनके ऊपर रोशनी डाल रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें चल तो रही होती हैं, लेकिन ये जो ऊर्जा होती है ना, ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस होती हैं, ये तो ठहरी हुई हैं, ठहरी हुई ऊर्जा है, मतलब रोशनी है। अब ये तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपने अपने ऊपर है कि वो कैसे अनुभव लेता चले और अब उनको संतुलित करते रहे अपने अनुभवों को, और अपनी विकास दर को तेजी करे। या तो वो तेजी से निकलेगा या वो धीरे चलेगा। ठीक है ना, अगर वो खोया हुआ है इस माया जाल के अंदर फिर तो वो तेजी से आगे नहीं निकल सकता। लेकिन अगर उसने अपने आप को जानने की कोशिश की कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है, वो चीज़ें बुरी लग रही हैं तो क्यों लग रही हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा हर चीज़ के लिए सवाल पूछना, क्यों क्यों क्यों। ये जो क्यों होता है ना, ये इस किसी भी व्यक्ति को ना आगे धकेल कर लेके जा सकता है उसकी अपनी विकास दर को। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो रा ने भी यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाई संतुलन बना के आगे चलना होता है, और ये सबकी प्रत्येक फ्री विल पे है। कोई तेज़ी से निकलेगा, कोई स्लो निकलेगा, ऐसा ही होता है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। कल या परसों के सत्र में आपने ऊर्जा केंद्रों के घूमने या गतिविधि के परिवर्तनशील गति वेरिएबल स्पीड के बारे में बताया था। उस घूमने की गति से आपका क्या मतलब था? तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपने जो अंदर के चक्र होते हैं, आपने कहा है कि वो स्पिन करते हैं, घूमते हैं, और उनकी अलग अलग स्पीड है। कोई अलग लेवल पे घूम रहा होगा, कोई अलग लेवल पे घूम रहा होगा, कोई धीरे काँप रहा होगा, मतलब कंपन की वजह से ही घूम रहा है वो, कोई धीरे काँप रहा होगा, कोई तेज़ काँप रहा होगा और तेज़ घूम रहा होगा। तो ये अलग अलग ये जो स्पीड है, इससे आपका क्या मतलब है? तो रा कहते हैं, प्रत्येक ऊर्जा केंद्र के घूमने की गति की अलग अलग श्रेणी होती है, या जैसे कि आप इसे रंग चमक के आधार पर अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी अधिक मजबूती से प्रत्येक ऊर्जा केंद्र पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे बेहतर बनाती है या शुद्ध करती है, उसके हर ऊर्जा केंद्र उतना ही अधिक चमकदार या तेजी से घूमकर सक्रिय होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आत्म जागरूक व्यक्ति के ऊर्जा केंद्र सक्रिय हों। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के पास अत्यंत चमकदार ऊर्जा केंद्र होते हैं, जबकि उन व्यक्तियों द्वारा उनके अनुभव की पूर्णता यानी टोटैलिटी पर ध्यान ना देने के कारण उनकी वायलेट किरण काफ़ी असंतुलित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे रा ने कहा है, देखो आप अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे सोचो, ये जो हमारे चक्रास होते हैं ना, इनके अंदर चमक बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आपका संतुलन बढ़ता जाएगा, इसके अंदर चमक बढ़ती जाएगी और ये शुद्ध होते चले जाएंगे। तो बेसिकली इन्हीं के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपने आप का संतुलन बनाते हुए इनके अंदर वो ऊर्जा को बराबर बैलेंस करना होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे अधिक चमकदार भी होते जाएंगे और तेज़ी से घूमने भी लगेंगे। ये भी होगा उस व्यक्ति के अंदर और वो ऊर्जा से भरा रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई आत्म जागरूक हो, मतलब हो सकता है वो लॉ ऑफ वन का ज्ञान भी ले ले, ये सारी चीज़ें भी कर ले, लेकिन उसके जो टोटल अनुभव है उसके अंदर संतुलन ना हो।
ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई तो ज़्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, कोई वैसा हो रहा है, तो उसके अंदर संतुलन नहीं आ रहा है। इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं कि उसका क्राउन चक्रा जो है ना, उसके अंदर अभी भी असंतुलन दिख रहा है, वो संतुलित व्यक्ति नहीं है। कहाँ पर कितना बोलना है उतना बोले, कहाँ पर कितना सुनना है उतना सुने, कहाँ पर कितना कोई काम करना है उतना करें, जिस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता है उसको कर ले, जिस चीज़ की कम आवश्यकता है उसको उसी हिसाब से करे। तो एक संतुलन बनाते हुए चले ना अपनी ज़िंदगी का। जैसे कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। इसका मतलब ये है, राय ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वजह से, इसका मतलब आपको अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि आप भावनाओं में बह रहे हो, और अगर आप भावनाओं में बह रहे हो इसका मतलब आपके किसी न किसी ऊर्जा चक्र के अंदर बैलेंस नहीं है। हो सकता है अगर आपका दिल का चक्र इतना ज़्यादा भावनाओं में बह जाए कि आप तो बस दूसरे के लिए करे ही चले जा रहे हो और अंत में अपना नुकसान कर बैठो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते रखते संतुलन बनाते हुए चलना होता है। फिर वो आगे कहते हैं, संतुलन के तरीके व्यक्तियों के ऐसे अनुभव की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं जिसे ना कभी सीखा गया हो, अनस्टडीड, जो अचानक ही मिल गया हो, स्पॉन्टेनियस और ईमानदार हो। इस प्रकार इस अनुभव का अधिकतम उपयोग करके, फिर संतुलन का अभ्यास करके और ध्यान के द्वारा उचित दृष्टिकोण को प्राप्त करके वायलेट किरण में ऊर्जा केंद्र के सबसे शुद्ध स्पेक्ट्रम को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा कि संतुलन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें पता नहीं होता, अचानक से हो गई। अब जैसे लॉ ऑफ वन भी है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ गई हो, आप ढूंढ रहे थे, फटाक से एकदम से पता नहीं कहीं से लॉ ऑफ वन निकल के आ गई आपकी आंख के सामने। और ये सारी चीज़ें आपने पहले स्टडी नहीं की थी, अब आप स्टडी कर रहे हो। या इसके लॉ ऑफ वन की बात भी ना करके ज़िंदगी में भी तो कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि अचानक से कुछ स्पॉन्टेनियस कोई चीज़ हो गई ज़िंदगी के अंदर, पता ही नहीं चला, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें हो गई आपके साथ। और हर चीज़ जो इस तरीके का आपका अनुभव होगा ना, ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है आपको। ये एक तरीके से आपका माध्यम ही लग चुका होता है वहाँ पे कि अब आँख खुलेगी इसकी, अब आँख खुलेगी, अब आँख खुलेगी, लेकिन अब उसकी आँख ही नहीं खुल रही तो कोई क्या कर सकता है उसके अंदर। फिर उन्होंने कहा कि जब ये होता है ना ऐसा, तब इंसान को, व्यक्ति को रुक कर एक बार सोचना चाहिए, और सोचने के बाद फिर उसे अभ्यास करके ध्यान के द्वारा, मतलब मेडिटेशन के द्वारा उचित दृष्टिकोण को प्राप्त करना चाहिए। और जो उसका वायलेट किरण है, यानी जो उसका ये क्या बोलते हैं, क्राउन चक्रा है, इसको, इसके अंदर अपना संतुलन बनाना शुरू करना चाहिए, और इसी तरीके से उसके अंदर सबसे शुद्ध स्पेक्ट्रम को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। यानी कि उसके अंदर की चमक, जो क्राउन चक्र के अंदर की चमक है ना, उसके अंदर वो संतुलन आना शुरू होता है। क्योंकि अब नए नए इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, नया स्पॉन्टेनियस कुछ हुआ, तो अब वो रुक कर अपनी ज़िंदगी को देख रहा है, यानी अब उसने अपनी खोज शुरू कर दी है। जब वो अपनी खोज शुरू करेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेट करेगा, तो ऐसे करते 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 वो धीरे धीरे अपना संतुलन बनाना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से वॉयलेट रे में चमक आ जाती है। फिर वो आगे कहते हैं, यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को कटाई लायक बनाने के लिए उसके ऊर्जा केंद्रों की चमक या घूमने की गति को उसके संतुलन के पहलू या वायलेट किरण के मैनिफेस्टेशन के ऊपर नहीं माना जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति असंतुलित होते हैं, खासतौर पर प्राथमिक किरणों में, वे अनंत बुद्धिमानिता के प्रेम और रोशनी के प्रभाव को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे, जो कि कटाई लायक बनने के लिए ज़रूरी है। देखा दोस्तों, क्लियर कर दिया यहाँ पर रा ने। उन्होंने कहा भैया, अगली हार्वेस्ट में जाने के लिए, अगली घनत्वता में जाने के लिए उसको अपने ऊर्जा चक्रों के ऊपर काम करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो वो क्या कहते हैं, इमोशंस में बह के कुछ काम कर दे। आप नोटिस करोगे ऐसा नहीं है कन्फेडरेशन अपनी मर्जी से कोई काम कर देती है, या बहाव में आके, हो सकता है वो भी हमें दुख में देखते हो, चाहे तो आ जाए 2 मिनट में सारी चीज़ें ठीक कर दें, पर नहीं कर रहे वो कह रहे फ्री विल लगी हुई है, इनके अनुभव चल रहे हैं, इनको खुद देखना है इनको क्या करना है। वो कह रहे हैं कि इतना संतुलन एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसको कर लेने दो, जाए वो कहीं पर भी, उसको जो करना है कर लेने दो उसको, वो उसकी जिम्मेदारी है अपनी ज़िंदगी को संतुलन में लाने की। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जबकि उसको चाहिए भी नहीं, हम ज़बरदस्ती अवेलेबल हो जाते हैं उसके लिए। जब तक कोई मांगे नहीं उसको देना नहीं है। ये एक बड़ा सिंपल सा रूल है फ्री विल का, और फ्री विल को फॉलो करते, और फ्री विल ही है जिससे आप संतुलन बना सकते हो, और कोई तरीका नहीं है संतुलन बनाने का कि कब किसको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको देना। बस जब आप ये सीखते जाओगे ना, तब ही आप नेक्स्ट डेंसिटी में एंटर कर पाओगे।
और इसमें भी राह ने देखो क्या दिया, क्योंकि जो व्यक्ति असंतुलित होते हैं खास तौर पर प्राथमिक किरणों में, यानी जो नीचे के चक्रास के अंदर फंसे हुए हैं ना, कह रहे वो अनंत बुद्धिमानिता के प्रेम और रोशनी के प्रभाव को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। तो यानी अगर वो इस तरीके के हैं, नीचे वाले चक्रों में फंसे हुए हैं, और तो उनको जब नेक्स्ट डेंसिटी में जाना है, वहाँ पर तो वो प्रेम और रोशनी की डेंसिटी है, वहाँ पे हैंडल ही नहीं कर पाएंगे वो उस चीज़ को, ना ही उनसे चीज़ें हो पाएंगी। अभी जब यहाँ से नेक्स्ट डेंसिटी में जाएंगे, अपनी पुरानी ज़िंदगी सबको याद होगी, तो आप बैठ के वो पुराने अनुभवों को लेके उनके अंदर से जो एरर है उनको कम करोगे। अब आप कहोगे ओह यहाँ एरर हुआ था, यहाँ एरर हुआ था, वहाँ के अनुभव भी लोगे, उन एरर्स को भी कम करोगे, तो धीरे धीरे संतुलन बनाओगे। लेकिन अगर आप पहले से ही नीचे के चक्रों के अंदर फंसे हुए हो और आपको उठा के फोर्थ डेंसिटी के अंदर डाल दिया जाए, जहाँ पर प्रेम और रोशनी ही का ही ज्ञान चल रहा है, प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ, तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पीछे से दिमाग आपका ऐसा चल रहा है कि भाई यार मज़ा ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो सारी चीज़ें प्रेम प्रेम में प्रेम प्रेम में चली चली जा रही हैं। कुछ तो ऐसा हो, कुछ गड़बड़ी हो, कुछ एक्शन हो, कुछ ड्रामा हो, कुछ ये हो, कुछ वो हो। तो वो सारी चीज़ें ना इसी धरती के ऊपर जो है, ये चॉइस का प्लेनेट है, यहाँ पर हो सकती हैं। वहाँ पर तो आपको दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलना है, तो आपके अंदर संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पर ये ड्रामा एक्शन और ये सारी चीज़ें हो सकता है पॉसिबिलिटी ना हो। वहाँ पर पहले आप ज्ञान ले रहे हो, अपनी पूरी सारे तरीके सीख रहे हो, आप सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हो, इन सिद्धियों का इस्तेमाल दूसरों के लिए कैसे करना है, दूसरे कोई ग्रह पर अगर लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद कैसे करनी है, कि उनको कैसे आगे निकाला जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार तरीके से करना पड़ता है ये काम। ऐसे नहीं कि गए और किसी की मदद कर दी। तभी हम कहते हैं दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से कम भी नहीं करना चाहिए। एक संतुलन बना लो, जब मांगेगा तो उसको दे दो, नहीं मांग रहा है और ये सोच के बैठा है कि मुझे अपने आप मिल जाए, तो एक तरीके से आपने उसको अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। अगर वो आपके ऊपर निर्भर हो गया, तो आपने उसकी भी सेवा नहीं की और अपनी भी नहीं की, आपने उसको ग्रो करने का मौका ही नहीं दिया। और जब आपने उसको ग्रो करने का मौका नहीं दिया, तो उसकी एक तरीके से प्रोग्रेस रुक जाती है। तो इसलिए कहते हैं बच्चा गिर रहा है ना, उसको गिरने दो, कोई बात नहीं, चोट लगेगी उसके, सीख जाएगा धीरे धीरे। मतलब पहले वो अपने पाँव पे चलना, उस पे चलना शुरू करेगा, मतलब क्रॉल करेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। बच्चे को ऐसी तो सीखता है ना बच्चा। अब बच्चे माँ बाप उसको पहली गोद में ले लेके घूमते रहेंगे तो वो तो चलना ही नहीं सीखेगा, वो उसको सपोर्ट आपने ओवर दे दिया है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का संतुलन बना के चलना पड़ता है ज़िंदगी में। हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हम इस धरती पे बच्चे हैं, अभी अपने लेसन्स ले रहे हैं, अभी हम क्रॉल करना सीखे थे, अब ये एक का ज्ञान आया है, अब धीरे धीरे खड़े हुए हैं, अब चलना सीख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, संतुलन बना रहे हैं। ऐसे करते 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 धीरे धीरे आगे निकलेंगे, और जब वक्त सही आएगा तो अगली घनत्वता अगर हमारे लिए होगी तो उसके अंदर चले जाएंगे, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर कर लेंगे। 25,000 साल की साइकिल फिर मिलेगी ना। लेकिन हाँ, हम जानते हैं आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि यार ये दोबारा 25,000 साल की साइकिल रिपीट हो। तो उसके लिए सबसे सही तरीका देखो राह ने बता दिया है। आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, दूसरे के लिए नहीं कर सकते। दूसरे के लिए क्या, आप सेवा कर सकते हो बस, कि मांगे तो दे दो, और वो भी तब जब तुम्हारे पास है। और हमेशा संतुलन बना के, कि ऐसा ना हो मैं उसको ज़्यादा दे दूँ और मेरे पास बिल्कुल ही कम रह जाए। 51% उसके लिए कर सकता हूँ, 49% मुझे अपना भी सोचना है। तो ये संतुलन बनाते हुए जब आप चलोगे ना, सब सही हो जाएगा। तो खैर दोस्तों, यह सत्र भी अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये काफ़ी लंबा सत्र है, काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं इसके अंदर। इसका तीसरा भाग हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।